Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy. I am Fatma Shakil and I am learning you the subject Sports Psychology. And today we will learn the third lesson of Sports Psychology, that is selecting self-talk statements. In the previous lesson I've told you what is self-talk and how it boosts self-confidence and how it encourages athlete. सो सेल्फ टॉक जो है, इसमें आपको सेलेक्ट करने वक्त तीन चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए. नंबर 1 कि ये ब्रीफ और फिनेटिकली सिंपल हो, यानी ब्रीफ हो, छोटी, और इसमें जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही सिंपल हो. नंबर 2 है कि ये एसोसिएटेड हो स्किल के साथ, यानी आप जो भी सेल्फ टॉक यूज़ कर रहे हो, जो भी अपने आप को बूस्ट करने के लिए, एथलीट को बूस्ट करने के लिए वर्ड्स यूज़ करें, वो स्किल से एसोसिएटेड हो. और नंबर 3 है कि आपकी जो सेल्फ टॉक है या एथलीट को जो आप सेल्फ टॉक सिखा रहे हैं वो टास्क के साथ उसकी टाइमिंग सेट हो, यानी जब आप टास्क कर रहे हो उससे पहले आपको बूस्ट करने के लिए या टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो बोली जाए, ताकि उसका लॉजिकली कनेक्शन भी हो जाए और वो ब्रीफ इतनी हो कि आप बोलो तो वो जल्दी से काम करने से पहले ख़त्म भी हो जाए. जैसे अगर आपने एथलीट को बोलना है कि हिट, बैट्समैन को बोलना है कि 6 को हिट करो, से बूस्ट करना है तो आप ये कहोगे हिट, यानी सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स आपने बोलने हैं. अगर 2-3 वर्ड पे भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है आपका सेंटेंस, दैट इज ओके. तो अब स्पेसिफिक यूज़ ऑफ सेल्फ टॉक क्या हो सकती है, तो जेस्नर ने 2001 में आइडेंटिफाई किए थे कुछ यूजेस ऑफ सेल्फ टॉक जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड है, और मैं आपको सेल्फ एफिकेसी बता चुकी हूँ क्या होती है. नंबर 1 इज़ बिल्डिंग एंड डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी, यानी सेल्फ टॉक आपको हेल्प करती है कि एक बंदे को वो एफिशिएंटली टास्क को परफॉर्म कर सके, क्योंकि जब बंदे ये फील करेगा, वो स्टिमुलेट होगा सेल्फ टॉक से कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो करेगा. स्किल एक्विजिशन, जब आप न्यू स्किल लर्न कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट भी चाहिए, परसिस्टेंस भी चाहिए, और उसके साथ साथ आप लर्न करने के लिए रेडी हो. तो आपको क्या करती है, ये रेडी करती है. जो आपकी सेल्फ टॉक होती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, तो क्या करेगी कि आप नया स्किल कर सकेंगे. इसी तरह सेल्फ टॉक बैड हैबिट्स को छोड़ने और न्यू गुड हैबिट्स को लर्न करने के लिए भी काम आती है, क्योंकि सेल्फ टॉक आप अच्छी करेंगे, आपका मूड अच्छा होगा, आप किसी चीज़ को लर्न करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे. सेल्फ टॉक से आप खुद को रेडी रखेंगे. क्रिएटिंग एंड चेंजिंग मूड, थर्ड पॉइंट है कि आपका एक मूड होना चाहिए कि आप कोई काम करें. अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए उसका मूड नहीं होगा. तो अब सेल्फ टॉक ये पावरफुल मोटिवेटर्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं कि आप करो. से किसी एथलीट को कहो गो एक्सप्लोड, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं आगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूँगा. तो ये जब उसे कोच ये वर्ड कहेगा तो वो खुद कहेगा आई कैन डू इट, आई कैन एक्सप्लोर इट, आई कैन हिट अ 6. तो वो क्या करेगा, ये सेल्फ टॉक है जिससे वो बूस्ट होगा. फिर कंट्रोलिंग एफर्ट, इसमें आपके पास ये है कि कंट्रोलिंग एफर्ट आप ऐसे कर रहे होते हैं कि लॉन्ग टास्क हैं, लंबे टास्क हैं, बोर्डम उसमें आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ एक काम और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, कि अगर 3-6 घंटे का मैच है तो वो एक लॉन्ग टास्क है, तो उसमें एफ़र्ट को वक्त के साथ इंक्रीज़ करना है, कहाँ पर इंक्रीज़ करना है, कहाँ पे सस्टेन करना है, कहाँ पे बेनिफिशियल होगा, तो ये सिखाया जाता है. तो सेल्फ टॉक क्या होता है कि उसके साथ सेल्फ टॉक के साथ एथलीट परफॉर्म कर सकते हैं कि पिक इट अप, स्टे विद मी, ये ऐसे सेल्फ टॉक के फ्रेजेस हैं. और पेस कि जिससे आप क्या कर सकते हो कि अगले एथलीट क्या कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशंस तक वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टास्क पर परफॉर्म कर सकते हैं. फोकसिंग अटेंशन और कंसंट्रेशन, अब किसी भी टास्क जब वो कर रहे हैं उस पर उनको फोकस करना होता है, अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे सेल्फ टॉक उनको अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचाती है. जैसे वो कहेंगे आई नीड टू फोकस, आई नीड टू डू इट नाउ, या मैंने अभी करना है, मुझे इस पे फोकस करना है, मैंने ऐसे फील्डिंग करनी है कि मैं जो है कि उसको स्कोर होने से बचाऊं. तो ये क्या होगा कि फोकस और अटेंशन आपका रहता है एथलीट का. फिर कंस्ट्रक्टिंग सेल्फ एफर्मेशन स्टेटमेंट,
तो सेल्फ एफर्मेशंस आपके पास क्या होती हैं कि सेल्फ को डिक्लेयर आप कर रहे होते हो स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो ये जब साइकोलॉजिस्ट या कोच या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनको बताएगा कि वो कैसे ऐसी स्टेटमेंट बनाएं जिनसे उनमें कॉन्फिडेंस, एफिकेसी और उनका पर्सनल कंट्रोल एक इंक्रीज़ हो, तो वो क्या होगा कि जब वो ये स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो ये जो सेल्फ एफर्मेशंस होते हैं ये बिलीवेबल और विविड होनी चाहिए। जैसे वो कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को ऐसी बॉल करा सकता हूँ कि वो कंफ्यूज हो जाए, यानी मैं अगले को कंफ्यूज कर सकता हूँ, या अगर वो किसी और स्पोर्ट्स में है तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट्स बनाए, लेकिन वो बिलीवेबल और विविड हों, ठीक है। और फिर ये बिफोर हैंड यानी पहले बनानी चाहिए स्पोर्ट्स से, ताकि जब वो स्पोर्ट्स परफॉर्म कर रहा हो तो तब उसके पास ख़ुद को सेल्फ अफर्मेशन स्टेटमेंट होनी चाहिए बूस्टअप करने के लिए। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज साइकोलॉजिकल मोमेंटम इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजिकल मोमेंटम आपके पास क्या होता है, यानी साइकोलॉजिकल सेंसेशन। जब भी कोई गेम हो रही होती है तो उसमें एथलीट्स रिपोर्ट करते हैं इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन साइकोलॉजिकल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू टेलर एंड डैमिक ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव चेंज भी हो सकता है आपके जो है कि कॉग्निशन में, अफेक्ट में, साइकोलॉजी में, बिहेवियर में, किसी भी इवेंट या सीरीज़ ऑफ इवेंट पे। जैसे जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, यानी मैच फंसा हुआ है, तो दोनों टीम्स पर स्ट्रेस होता है, दोनों टीम के एथलीट्स पर स्ट्रेस होता है कि उन्होंने करना है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है कि अगली टीम जीत रही है, आपने कैसे उसको हराना है। तो ये क्या हो सकता है कि नेगेटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम यानी साइकोलॉजिकल सेंसेशन ड्यूरिंग गेम। साइकोलॉजिकल मॉडल हैं मोमेंटम के, इनमें 3 आपके पास मॉडल्स हैं जो हैं एंटीसीडेंट्स कॉन्सिक्वेंस मॉडल। इस मॉडल में बताया गया है कि आपके जो बिहेवियर है या आपका जो भी आपकी बिहेवियर इन द गेम है वो जो है कि आपको बताता है कि आपने आगे क्या करना है और किस तरह वो आपकी जो साइकोलॉजिकल सेंसेशन है उसको या उसकी परसेप्शन है उसको चेंज करता है। जैसे अगर आपने कोई भी पहली शॉट खेली और काफ़ी अच्छी गई है तो वो आपको क्या देगा, साइकोलॉजिकल मोमेंटम, इसमें आपकी जो सेंसेशन होगी वो पॉजिटिव होगी और फिर आपके क्या होगा, गोल प्रोग्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एनर्जी, ये सारी इंक्रीज़ करेंगी। फिर सेकंड है मल्टी डायमेंशनल मॉडल। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल मोमेंटम आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसमें कोई भी प्रेसिपिटेटिंग इवेंट यानी वो इवेंट जिसके होने के बाद जो मेन इवेंट है, जिसे आप कह सकते हैं कैसा क्लाइमैक्स आया है गेम में जिसकी वजह से आपकी कॉग्निशन पे इफेक्ट आया, या वो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, या आपके अफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइकोलॉजिकल अराउजल आप में ज़्यादा हुआ और उसके बाद आपने अपना बिहेवियर चेंज किया है और उस चेंज से आप उसका परफॉर्मेंस चेंज हुई है और उससे इमीडिएट आउटकम आया। जैसे गेम्स में किसी ने गोल कर दिया तो दूसरी क्या होती है, जो टीम होती है वो ज़्यादा फिर करती है कि उनके गोल को रोकने की कोशिश करती है और ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाती है कि किसी तरह हमने इनके गोल्स को रोकना है। फिर नंबर 3 है प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस मॉडल। इसमें साइकोलॉजिकल मोमेंटम को सिर्फ लेबल दिया गया है डिस्क्राइब करने के लिए परफॉर्मेंस को, कि जिसकी वजह से एक्सट्रीमली गुड या बैड परफॉर्मेंस होती है। जो लार्ज फ्लक्चुएशन होती है नॉर्मल परफॉर्मेंस से अबव होती हैं उनको हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम कहते हैं, और जो नॉर्मल से बिलो होती हैं उनको हम नेगेटिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम कहते हैं, कि या तो वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कोई देता है या बुरी देता है। तो इनमें कोई कॉज या अफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है लेबल्स में या एक्चुअल परफॉर्मेंस में। फिर साइकोलॉजिकल मोमेंटम फैक्ट है या फिक्शन है। तो आपके पास बहुत से एविडेंस हैं जिनमें बताया गया है कि पहले 2 मॉडल्स की वजह से जो साइकोलॉजिकल मोमेंटम है वो रियल है, लेकिन थर्ड जो है वो उसको किसी भी रिसर्च ने सपोर्ट नहीं किया। और जो फाइंडिंग्स है बाय एस्लर एंड टीम उसमें है कि टीम कोहेशन से साइकोलॉजिकल मोमेंटम रिलेट करता है, कि जब टीम में हाई लेवल ऑफ जॉय होगा और टास्क रिलेटेड कोहेशन होगा तो इससे पॉजिटिव आप साइकोलॉजिकल मोमेंटम एक्सपीरियंस करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी देन लेस कोहेसिव टीम्स।
फिर जेंडर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एलन लैने ने आपके पास वुमेन कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम किया और उसने बताया कि 3 तरह के सिचुएशनल वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से वुमेन्स में जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, या उसकी वजह से या तो वुमेन ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि एक्सपीरियंस करेंगी इक्वल टू मैन और बॉयज़, या फिर लेस। अब ये 3 सिचुएशनल वेरिएबल्स क्या है कि नेचर ऑफ टास्क क्या है, एम्बिग्विटी ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो एम्बिगुअस है, अनक्लियर है या नहीं, एंड नंबर 3 सोशल कंपैरिजन क्यूज। अब नेचर ऑफ टास्क क्या है कि अगर जो टास्क है आपके पास उसमें अगर वुमेन कहेगी ये इन अप्रोप्रिएट है उसके जेंडर रोल्स की तरफ, तो वो उसको लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से रिस्पॉन्स करेगी, और जो समझेगी कि उसके जेंडर रोल के अप्रोप्रिएट उसको हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से रिस्पॉन्स करेगी। जैसे बॉडी बिल्डिंग, पहले कहते थे कि ये वुमेन के लिए ये जेंडर इन अप्रोप्रिएट है, तो ज़्यादा जो वुमेन थी वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जाती थी। नंबर 2 इज़ एम्बिग्विटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज या अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसमें अगर फीडबैक उनको उनकी परफॉर्मेंस पर सही दी जाएगी तो उनका कॉन्फिडेंस मैन के बराबर होगा, लेकिन अगर फीडबैक उनको उनकी परफॉर्मेंस पे अनक्लियर या एम्बिगुअस है तो उनका जो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में ओपिनियन है वो कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा मैन से। जैसे अब जो वुमेन है वो वॉलीबॉल जो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से हिट करती हैं, जबकि टेनिस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें वॉलीबॉल में ये बताया नहीं जाता कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। अब वो सिचुएशन जहाँ पे सोशल कंपैरिजन की आपके पास 3rd है, जहाँ पे बताया नहीं जाता वुमेन्स को कि यहाँ पे सोशल कंपैरिजन हो रहा है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इक्वल टू मैन और बॉयज़ से इक्वल से रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन जहाँ पर सेल्फ जो आपके पास उनकी सेल्फ पर सोशल कंपैरिजन लगाया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनका लो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये ऐसी जगह हैं या ऐसा काम है जो वुमेन को नहीं करना चाहिए, ये मर्दों के लिए है, या ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कहा जाए कि मर्द काम करें तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। और फिर लैने ने हाइपोथेसिस जो था उसका रिज़ल्ट कंक्लूड किया कि जब फीमेल्स को मेन अप्रोप्रिएट या मेल अप्रोप्रिएट टास्क दिया जाए तो वो लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन सेल्फ कॉन्फिडेंस तमाम सिचुएशंस में लो पोजेस करती हैं। सिर्फ क्या है कि ये 3 सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो आपके पास प्रेजेंट हो तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजीज़ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वुमेन, नंबर 1 है इंश्योर सक्सेस थ्रू पार्टिसिपेटरी मॉडलिंग, कि उन्हें बताया जाए कि उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से वो सक्सेस ले सकती हैं, लेकिन उनको ऐसे पहले मॉडल्स दिखाए जाएं। अवॉइड जेंडर इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो जेंडर बाइस्ड हो उनको अवॉइड किया जाए। अवॉइड एम्बिग्विटी थ्रू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उनको उनके परफॉर्मेंस का बताया जाए कि वो कैसी है। नंबर 3 यूज़ इफ़ेक्टिव मॉडलिंग और करेक्ट परफॉर्मेंस, उनको जो मॉडल जिसको वो कर रही हैं वो करेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो और साथ उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम्स भी साथ हो, यानी हर तरह से वो करेक्ट हो जिसको वो मॉडल करेंगी वुमेन्स। नंबर 5 डिक्रीज़ कम्पेटिटिव सिचुएशन ड्यूरिंग लर्निंग, यानी उनके साथ जब वो लर्न कर रही हो तो कंपटीशन ना रखा जाए, स्पेशली मेल्स का। यह हमारा 3rd लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।